आज की इस वीडियो में हम लोग 2 दिन का कंटेंट कवर करेंगे। एक तो 19 नवंबर का भी कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कवर किए जाएंगे और इसके साथ साथ 20 नवंबर के भी कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में जो 19 एंड 20 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। वीडियो को अराउंड 1 आवर के आसपास ही रखेंगे, तो अगर कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे मिस हो जाएंगे तो उनको मैं आने वाले दिनों में, ऐसा होता है ना कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक्स कम आते हैं, तो जिस दिन कम आते हैं मैं उनको कवर कर दूंगा। आने वाले 3-4 दिनों में वो सब कवर हो जाएंगे, तो मिस कुछ भी नहीं होगा आपका। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स हैं। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल, तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में, तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 18 नवंबर 2022 के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो रिसेंटली भी इस गवर्नमेंट स्कीम को एक्सटेंड किया गया था एंड जो पूरा का पूरा टॉपिक था इसमें बात यही की जा रही थी कि स्कीम को जब एक्सटेंड किया गया है तो पर्टिकुलरली तब किया गया जब कुछ स्टेट्स में, जहाँ पर रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है ना, उन्हीं के रूलिंग स्टेट्स में जब असेंबली इलेक्शंस हैं, तो इसमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि राइट नाउ एक नॉन पैंडेमिक टाइम है, देन देयर इज़ नो नीड टू एक्सटेंड दिस गवर्नमेंट स्कीम और यहाँ पर बहुत सारा पैसा बचाया भी जा सकता है। हाँ, फ्यूचर में दोबारा कोई पैंडेमिक सिचुएशन हो तब इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। एंड ऑल्दो राइटर ने इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी तारीफ भी की थी कि पैंडेमिक के दौरान पर जो पॉवर्टी सेक्शन था ना, पुअर का सेक्शन था, उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने को मिला था एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे लागू हो पाई थी। ऑल्सो ने एक जगह पर सजेशन भी दिया था कि अगर राइट नाउ इसको एक्सटेंड करना भी है ना, व्हाट कैन बी डन कि रादर देन गिविंग द फूड ग्रेन्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर दिया जा सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग में विरमानी जी को एक फुल टाइम मेंबर की तरह से अपॉइंट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, वाइस चेयरमैन, गवर्निंग काउंसिल होता है, एडहॉक मेंबरशिप, CEO हो सकते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, नीति आयोग के हब होते हैं। हमारे पास पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस करके 2014-15 में आया था हमारे पास नीति आयोग। एंड नीति आयोग की स्टार्टिंग 2015 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है मेंस में नीति आयोग से। अमृत पोर्टल है, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ओवरऑल डिटेल आपको मिल जाती है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि पेंगोंग लेक के पास इंडिया ने नए डॉक्स डिप्लॉय किए हैं और जो स्पीड बोट्स थी उनको अपग्रेड किया था। वी टॉक्ड अबाउट कि जो पेंगोंग लेक है ना, इसका 2/3 जो एरिया है दैट इज़ विद चाइना एंड 1/3 एरिया इज विद इंडिया। इंडिया बात करता है कि जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो 8th फिंगर से पास होता है। चाइना कहता है कि वो 4th फिंगर से पास होता है। तो इस पर इशू चल रहा था। रिसेंटली इंडिया ने इस पर कुछ अपडेट दिया है कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे और मजबूत की है। डिमोनेटाइजेशन वॉज पार्ट ऑफ द स्टेप्स टू बूस्ट द फॉर्मल इकोनॉमी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन डाली गई थी डिमोनेटाइजेशन को लेकर, उस पर काम चल रहा था, तो उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब मांगा था। तो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन लगाया गया था एंड 2016 में लगाया गया था ये, जिसमें 2 महीने तकरीबन 40-50 दिन का टाइम दिया गया था लोगों को पुराने नोट बंद करने के लिए। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो कंट्री के अंदर जो करेंसी है वो मोर देन 30 लाख करोड़ की है जो सर्कुलेशन में है। स्यूज़ कैनाल वाला जो टॉपिक था ना, ये लास्ट टाइम मिस हो गया था। आप लोगों ने बताया था, किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया था कि इस टॉपिक में आवाज़ नहीं थी, तो मैंने आज इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया है। देन वी टॉक्ड अबाउट लोकायुक्त, जो कि लोकायुक्त का एक्ट 2013 में आया था
एंड इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने भी सिस्टम को काफ़ी पहले अडॉप्ट कर लिया था। इंडिया ने सिस्टम को एक्चुअली 1960 में अडॉप्ट किया था। जो टर्म दिया गया था वो डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ARC में भी इसके बारे में बात की गई थी। देन 2005 में जो सेकंड ARC आया था वहाँ भी इसके बारे में बात की गई थी। 2002 में कमीशन आया था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर भी इसको लागू करने की बात की गई थी। इंडिया में जो अन्ना हज़ारे मूवमेंट हुई थी उसके बाद से इंडिया में 2013 में एक्ट आया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने में सहायता प्रोवाइड की थी। जुरिसडिक्शन की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MPs, ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये याद रखना है आपको कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ऊपर कोई केस होता है करप्शन का, बट वो केस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस का है, तो उस मामले में लोकपाल का कोई रोल नहीं रहेगा। इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर कोई करप्शन केस होगा देन इट वुड कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस। अच्छा, ये टॉपिक हम लोगों ने फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं। ओके, इतना ही था रिवीजन के लिए। एंड अभी आगे का प्रोसीड करते हैं। एक तो स्यूज़ कैनाल वाला टॉपिक पहले कवर करेंगे, देन द रिमेनिंग न्यू टॉपिक्स ऑफ द डे। नेक्स्ट हमारा जो द हिंदू का आर्टिकल था, इट वाज अबाउट द स्यूज़ कैनाल, एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी, ऑफिशियली ओपन ऑन November 17, 1869। तो हेयर इज़ अ क्विज ऑन कैनाल्स। एक्चुअली इस टॉपिक में ना न्यूज़पेपर में क्विज वगैरह थी, और हमें क्विज में जाना नहीं है, हमें यही जानना है कि स्यूज़ कैनाल वगैरह क्या है। ये आपके सामने रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज़ टर्की, दिस इज़ ब्लैक सी। कुछ समय पहले हम लोगों ने ब्लैक सी के ऊपर भी टॉपिक कवर किया था, आगे दोबारा आएगा तो उसमें आपको दोबारा कवर करेंगे। ब्लैक सी पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ दिस इज सऊदी अरेबिया एंड दिस इज इजिप्ट, दिस इज कायरो इनकी कैपिटल, देन दिस इज पोर्ट सैड, दिस इज शर्म अल शेख, दिस इज पोर्ट ऑफ, यहाँ पर मतलब अकाबा है यहाँ पर, जॉर्डन, देन दिस इज इज़राइल, दिस इज जेरूसलम, देन लेबनान, सीरिया, एरिट्रिया, सुडान, जिबूती, दिस इज जिबूती, दिस इज इथोपिया, यमन, ओमान, एंड दिस इज UAE, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। पोर्ट दिस स्यूज़ कैनाल, पोर्ट नहीं, स्यूज़ कैनाल कहाँ पर है, देन यू नीड टू लुक एट दिस। ये जो रेड स्टार आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, ये पूरा का पूरा हमारा स्यूज़ कैनाल ही है। तो ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। एक्चुअल में यहाँ पर पहले रास्ता था नहीं, इस लैंड को ना कट करके बनाया गया था, तो इसके लिए इसको आर्टिफिशियल सी वाटरवे बोलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था ना कि पूरा का पूरा ना इसको अफ्रीका को क्रॉस करके नीचे से फिर उधर से ऊपर जाना पड़ता था। अब इधर से चले जाते हैं शिप वगैरह, तो उनका टाइम बच जाता है। जाहिर सी बात है इजिप्ट वाले लोग इस चीज़ का बीच में अपना पैसा भी काटते होंगे, कुछ कमीशन वगैरह लगता है। तो स्यूज़ कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि नॉर्थ साउथ से चलता है। इस्थमस ऑफ द स्यूज़ इन इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी को रेड सी को कनेक्ट करता है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। तो यूरोप तक जाने के लिए ना ये एक शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट क्रिएट किया गया था, और ये वर्ल्ड का मोस्ट हेविली यूज शिपिंग लेन्स हैं। तो वर्ल्ड का 12% का वर्ल्ड ट्रेड जो है ना बाय वॉल्यूम वो यहाँ से चलता है। 12% बहुत ज़्यादा होता है। एक क्रूशियल लिंक है ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो के लिए, जिसको ईस्ट से वेस्ट में शिपिंग की जाती है। एज पर द स्यूज़ कैनाल अथॉरिटी का डेटा 2020 में नियरली 19,000 शिप्स और एन एवरेज 51 शिप्स पर डे, जिनकी नेट टन होती है 1.17 बिलियन टन्स, इस कैनाल से पास करते हैं। तो 19,000 शिप्स और उसके बाद फिर 51.56 ऑलमोस्ट 50 शिप होते हैं जो पास करते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज डेटा। तो इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए बहुत मेजर सोर्स है। अफ्रीकन कंट्रीज से ऑलमोस्ट हर साल 5.6 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू अर्न करता है। बहुत बड़ा अमाउंट है 5.6 बिलियन। 2015 में इजिप्ट ने अनाउंस किया था प्लान्स कि उसको एक्सपैंड करेंगे, और उन्होंने कहा था कि इसका वेटिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस करेंगे। वेटिंग टाइम पता है क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेन है ना पूरा का पूरा, इसमें बीच में इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं, वो तो काफ़ी मतलब दो शिप्स बड़े बड़े एक साथ पैरेलली जा नहीं सकते। एक शिप ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, नहीं, एक बार में एक ही शिप चलता है, और एक उधर से इधर को आएगा, एक इधर से इधर को जा रहा होता है। तो उनका प्लान था कि इसको एक्सपैंड करते हैं ताकि ज़्यादा शिप्स पास कर सकें और उनकी थोड़ी अर्निंग भी डेली ज़्यादा हो जाएगी। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो स्यूज़ कैनाल जो एक्चुअल में पहला कैनाल जो डायरेक्टली लिंक करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, इसको नवंबर 1869 में ओपन किया गया था। 150 साल पुराना कैनाल है। ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और फ्रेंच के द्वारा भी इनिशियली, बाद में 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। एंड स्यूज़ कैनाल का इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ था मिडिल ईस्ट में, जो कि जुलाई 1956 में हुआ था। तो उसमें इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे गमाल अब्देल नसीर, उन्होंने इसको नेशनलाइज किया था। कैनाल को ऑन किया जाता है स्यूज़ कैनाल कंपनी के द्वारा, जिसको कंट्रोल किया करते थे पहले फ्रेंच और ब्रिटिश इंटरेस्ट वाले। 5 बार बंद हुआ था
लास्ट टाइम जो मोस्ट सीरियस वन हुआ था वो था 8 साल के लिए, तो कैनाल को बाद में रीओपन कर दिया गया था 1975 में। 2021 के अंदर जो वो एवरग्रीन करके शिप था उसके कारण भी इसमें काफ़ी ब्लॉकेज लग गया था एंड उस शिप को मूव करवाना काफ़ी टफ हो रहा था, जिस कारण से स्यूज कैनाल को बहुत नुकसान हुआ था। इस चीज़ के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है, बट यहाँ पर मेन पॉइंट आपका है मैपिंग को लेकर के, कौन से पोर्ट वगैरह हैं, कौन से सीज़ हैं, ओशन से कौन सी कंट्री कितनी बाउंड्री टच कर रही होती है। थोड़ा सा देखते रहो, ऐसे बस सुनते रहो, उससे भी काफ़ी कुछ याद हो जाता है। सो वी हैव दिस टॉपिक ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड फॉर कमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली जो एक ड्राफ्ट है उसको दोबारा प्रेजेंट किया था। हुआ ये था कि अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ने पहले का जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था ना, पीडीपी बिल थे, उसको विड्रॉ कर लिया था। एंड क्योंकि पार्लियामेंट ने काफ़ी इसमें समय बिताया था, कमिटीज़ ने, उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो सेंटर ने रिसेंटली क्या किया कि इसको रिवाइज़ किया है एंड उन्होंने एक इसमें पेनल्टी का अमाउंट जो था उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है 500 करोड़ तक। उसके अलावा काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अब जो नया ड्राफ्ट बिल है ना, उन्होंने इसको कमेंट्स के लिए आउट किया है। 17 दिसंबर तक ये पब्लिक डोमेन में रखा गया कि लोग उसको पढ़ें और उसमें बताएं कि क्या कुछ इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंट करने के बाद उसमें फिर डिबेट वगैरह होगा, फिर इसको एक हाउस से सेकेंड हाउस में पास किया जाएगा। एंड इस दिस टाइम द गवर्नमेंट इज़ होपफुल कि इसको बजट सेशन जो फरवरी 2023 होगा तब तक इसको पास कर दिया जाएगा। एंड एक नया एक कॉन्सेप्ट आएगा कंसेंट मैनेजर्स का। अब कंसेंट मतलब होता है सहमति का इस बिल में। तो कंसेंट मैनेजर, फिर कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। तो इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे कि बिल का जो ड्राफ्ट है इसमें क्या कुछ बात की गई है। एंड डेटा प्रिवेसी को लेकर अ न्यू लेजिस्लेशन, एक नया कानून बनाने की बात की जा रही है। और इससे पहले भी इसको जब रिलीज़ किया गया था तो उसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट थे जिनको कंसिडर किया गया था, बट देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस कि इनको चेंज किया जाए। अब राइट नाउ जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया ना, इसमें इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। 7 सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंगली इसको फर्दर फ्रेम किया जाएगा। सो दीज प्रिंसिपल यू कैन यूज़ देम फॉर दी GS4 ऑल्सो। एथिक्स में इस तरह की चीज़ें रेफरेंस के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो होगा यूजेज ऑफ पर्सनल डेटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन मैनर दैट इट इज़ लॉफुल। सो कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपके डेटा को यूज़ कर रही है देन इट हैज़ टू बी लॉफुल, यानी कि वो कानून की जो दायरा होता है ना, अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, उसके अंडर ही उसको यूज़ करेगा। और वो इंडिविजुअल्स के लिए फेयर, यानी कि एकदम तरीके से सही तौर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल में दे टॉक अबाउट कि पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ कलेक्टेड। जिस पर्पस के लिए लिया गया, आप फॉर एग्जांपल कि आपका लाइसेंस बनाने के लिए कोई डेटा आपका लिया गया है, तो उस डेटा को सिर्फ लाइसेंस के पर्पस से यूज़ किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ना दिया जाए। हाँ, कुछ केसेस होंगे जहाँ पर आपका लाइसेंस का डेटा होगा उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाएगा। इन चीज़ों के लिए अलग से क्लॉजेस ऐड किए जाते हैं। थर्ड होगा प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा आज की डेट में इज़ लाइक वेरी बल्की, इसलिए हमारे पास डेटा स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि डेटा की रिक्वायरमेंट तो है बट उसका स्टोरेज कम से कम हो। फोर्थ में एम्फेसिस होगा डेटा एक्यूरेसी को लेकर के व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। सही डेटा कलेक्ट करना है। इट हैज़ हैपन ऑलरेडी कि कभी कभी आप लोग देखोगे जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना, उनके जो एडमिट कार्ड्स निकलते हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर फोटो होती है ना, वहाँ पर कभी कभी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के फोटो पाए गए हैं। तो डेटा का एक्यूरेट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है। इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिफ्थ प्रिंसिपल में दे टॉक्ड अबाउट कि हाउ द पर्सनल डेटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स ड्यूरेशन। दिस मीन्स स्टोर्ड परपेचुअली का मतलब हो गया कि इसको लाइफ टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। पहले बात की जा रही थी कि इसको 75 ईयर्स तक स्टोर किया जाएगा, क्योंकि सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट जो था ना 75 ईयर्स तक का, वो मेंशन किया गया था उसमें। जो हमारा क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल था वहाँ पर जो डेटा होगा 75 ईयर्स तक स्टोर किया जा रहा है। तो एक सिमिलर सा आइडिया था कि इसमें 75 ईयर्स तक स्टोर करेंगे, बट इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं आई है। जब ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में तब पता चलेगा कि कितने ईयर्स तक इसको स्टोर किया जाएगा। सिक्स प्रिंसिपल में दे वांट कि रीजनेबल सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड कलेक्शन या फिर डेटा का प्रोसेसिंग ना हो। अनऑथराइज मतलब जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको परमिशन नहीं दी गई है, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टोर द डेटा। सेवंथ जो प्रिंसिपल है उसमें कहा था कि इज दैट द पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रपोजिंग ऑफ द पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच
प्रपोजिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ किसी पर्पज़ के लिए, मान लो मैंने अपना पासपोर्ट बनवाना है, तो मैं गवर्नमेंट को अपना कुछ डेटा शेयर करूँगा, उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट होगा, मेरे एड्रेस का प्रूफ होगा। नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मैंने उनको ऑथराइज किया है, आई हैव परमिटेड देम टू यूज़ माई डेटा टू प्रिपेयर माई पासपोर्ट। ये मेरी जिम्मेदारी भी होगी, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द गवर्नमेंट, ये दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। देन डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी, ये ना अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये अभी ना ड्राफ्ट है। जब ये बिल बन के आएगा ना तभी टॉपिक अपने आप डिटेल में आएगा, तब हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर कर सकते हैं। ये 7 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये मुझे लगा कि आप लोग मेंस के दूसरे टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं इनको, इसलिए आई शेयर दिस विद यू गाइज। बाकी और इसमें कुछ अभी डिस्कस करने का नहीं, क्योंकि इन्होंने अगर कहा है कि 500 करोड़ की पेनल्टी है, हो सकता है कि पब्लिक का कंसेंट ऐसा आए कि पब्लिक बोले कि 500 करोड़ ज़्यादा है तो कम कर देंगे, है ना। बाकी जो भी बिल ने प्रपोज किया कि पेनल्टी लगेगी इंडिविजुअल्स के ऊपर 10,000 रुपीज़ की, मे भी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो ये डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट है। बट जस्ट रिमेंबर कि गवर्नमेंट ने अगस्त में इसको विड्रू किया था, अभी 17 दिसंबर तक इसको पब्लिक के सामने रखा गया है एंड बजट 2023 में इसको दोबारा से फाइनलाइज करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा। टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेसपोर्ट। अब दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम क्योंकि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ऐसा पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। विक्रम एस जो है इसका नाम रखा गया विक्रम साराभाई के पीछे, और इसको हैदराबाद के एक स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट ने डेवलप किया था। हम लोगों ने टॉपिक कुछ सप्ताह नहीं, आई थिंक 10 नवंबर के आसपास हम लोगों ने इसको डिस्कस किया भी था, और हम लोगों ने बात की थी जब ये लॉन्च हो जाएगा तब इसको दोबारा से डिटेल में करेंगे। तो विक्रम एस इसका नाम रखा गया था, ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है एंड ये फ्राइडे को 11:30 AM से लिफ्ट किया गया था इसरो का लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला देता हूँ, 2020 में जब हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन आया था ना, जो पूरा पैकेज आया था, उसमें गवर्नमेंट ने बात की थी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, इनको अलाउ किया जाएगा कि इसरो के लॉन्च पैड्स को यूज़ करेंगे। तो ये एक तरीके से बूस्ट दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को कि लॉकडाउन लग गया है, इंडस्ट्री बंद है, तो हम लोग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पैकेज रिवील कर रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ रिवील की गई थी, शायद इसमें मेंशन ना हो यहाँ पर न्यूज़ में, बट मुझे याद था तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो रॉकेट है इसको हैदराबाद का एक स्टार्टअप है, इनका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। एंड ये एक जो पीक हाइट बेसिकली ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक की हाइट पर जाएगा एंड उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में इट विल फॉल डाउन देयर। तो मतलब अपने लॉन्च के 5 मिनट के बाद, और मिशन का नाम था प्रारंभ। देखो अलग अलग चीज़ें, विक्रम एस रॉकेट का नाम है, पूरे के पूरे मिशन का नाम रखा गया था प्रारंभ। ये सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल्ड का सब ऑर्बिटल रॉकेट था एंड इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ खास जानने की मुझे लगता नहीं रिक्वायरमेंट है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू दिस। हाँ, यूपीएससी कैन कम अप विद द क्वेश्चन कि विक्रम एस जो रॉकेट है ये क्या है। हाँ, ये पूछ सकता है, हो सकता है सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल वाला है, या फिर ये डबल फ्यूल वाला है, या फिर ये इंडिया का प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है, या फिर ये लैंडर है या रोवर है, इस तरीके से। तो ये बेसिक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इन स्पेस क्या है। सो इन स्पेस जो है ना, ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। जो प्राइवेट सेक्टर है ना हमारा, वो जब स्पेस इंडस्ट्री में एंटर करेगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए है। जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में एंटर करते हैं, तो उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। उसी तरीके से इसरो का साथ साथ एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, ये स्पेस की जो बाकी प्राइवेट सेक्टर होता है ना उनको रेगुलेट करेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, काफ़ी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत वहीं से की थी एंड मोर देन दिस इसकी टेक्निकल डिटेल में जाना मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली S-400 की टेक्निकल डिटेल्स को लेकर के, बट अगर आप ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ की टेक्निकल डिटेल्स पूछी जाएंगी ना तो कल को ये पूछा जा सकता है कि गगनयान की टेक्निकल डिटेल्स बताओ। और S-400 इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया परचेज़ कर रहा था, यूएस ने ट्रांजेक्शन में एक्सेप्शन दिया था, और चाइना के पास भी ऐसा सुनने को पता चला था कि चाइना ने अरुणाचल बॉर्डर के आसपास उनको डिप्लॉय कर दिया था। तो इसलिए S-400 को पूछा गया था और वो बाउंसर क्वेश्चन था। दैट डजंट मीन कि आपको हर बार किसी न किसी एवरीथिंग दैट इज़ न्यूली लॉन्च तो आपको उसके टेक्निकल डिटेल में जाना ही जाना होगा। तो स्काई रूट ने 3 और वेरिएंट्स विक्रम रॉकेट के डेवलप किए हैं, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। इसमें इनकी पेलोड और कैरिंग कैपेसिटी को और फर्दर इंक्रीज़ किया गया है एंड तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेसफुल रहा। एंड जैसे यूएस के अंदर दे हैव दिस जो एलन मस्क का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा स्पेस एक्स वाला, दे आर स्टार्टिंग, फिर ब्लू ऑरिजिन भी है एंड ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो एंटर कर रही हैं स्पेस सेक्टर में।
इंडिया में भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया में ना ऑलमोस्ट 1000 के आसपास स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ स्पेस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2030 तक आते आते हमारे पास ऑलमोस्ट 50 के आसपास ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो अपने इस तरह का रॉकेट लॉन्च कर चुके होंगे। ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो बस थोड़ा आइडिया रखना है आपको। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, अल-कायदा एंड IS मतलब इस्लामिक स्टेट, दे हैव इमर्ज एज मेजर चैलेंजेस पोस्ट द रेजिम चेंज। रेजिम चेंज मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो रेजिम चेंज हुआ था ना, कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हट गई थी एंड उसके बाद तालिबान टुक ओवर। तो हमारे जो अभी होम मिनिस्टर हैं, रिसेंटली क्या हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने एड्रेस किया था कि साउथ एशियन रीजन में ना अब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके कारण और स्पेशली जब इनकी फाइनेंसिंग हो रही होती है, इनको पैसा मिल रहा होता है, तो कंट्री की इकॉनमी वीक होती है। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनका किसी भी रिलीजन से, किसी भी नेशनैलिटी या ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये टॉपिक हमारा GS 3 में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में। प्रीलिम्स में 2008 में क्वेश्चन आया था। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप यहाँ पे कम हुआ है, गलती से मिट गया, बट मैं आपको PDF में पूरा दे दूंगा ऐड करके। तो क्वेश्चन में था कि जो हैंड इन हैंड करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स में और किस दूसरी कंट्री की आर्मी के साथ होती है, चाइना, जापान, रशिया और USA। अब ये तो आपको पता होगा कि चाइना के साथ हम लोग हैंड इन हैंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो इट्स लिटिल ईजी टू आइडेंटिफाई, बट मे बी अगर किया हो 2008 के टाइम पर, क्योंकि चाइना के साथ सिचुएशन हमेशा से ख़राब नहीं रही है, बीच बीच में ठीक भी हुई है, बट आपको आंसर करना होगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अच्छा, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है ना, इनको ऐसे डेली बेसिस पे जो हो रही होती है उनका रिकॉर्ड मत करना। जब आपका एग्ज़ाम पास में हो ना, उससे पहले PT 365 में ना जो सिक्योरिटी सेक्शन होता है, उसके लास्ट में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये लास्ट में मिल जाएगी। 5 या 10 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट, उनको याद करके चले जाओ, दैट मच इज़ इनफ। उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक कनेक्टेड क्वेश्चन मेंस में आया था 2017 में, द स्काउर्ज ऑफ टेररिज्म इज़ अ ग्रेव चैलेंज टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दे दी आपको, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर उन्होंने पूछा है कि व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। अब उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं। पहले तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि चैलेंज है, तो आपको इस चैलेंज को उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, उन्होंने सजेशंस मांगे आपसे, किस चीज़ में, सॉल्यूशंस में, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। थर्ड, उन्होंने पूछा कि मेजर सोर्सेज क्या हैं। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 2017 में GS 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ होता जा रहा है डे पर डे, और आजकल तो साइबर लिंक टेररिज्म एक नई चीज़ है। लॉन वोल्फ अटैक्स भी होते हैं। लॉन वोल्फ मतलब कि एक पर्सन को, जो बेसिकली अपने आप में ही एक पर्सन अपने आप को सुसाइड बॉम्बर कह सकते हैं एक तरीके से, वो जाकर के करते हैं। सो इंडिविजुअल पर्सन आर ऑल्सो कॉजिंग टेररिज्म, एंड इंडिया इज़ ऑन द ब्रंट ऑफ टेररिज्म। हम लोगों ने बहुत सारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस देखा है, बहुत सारे वायलेंट एक्सप्लोजन्स हुए हैं पिछले कुछ डेकेड्स में। इंडिया इन टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए क्या कर रहा है? एक तो हम लोगों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में रिसेंटली कवर भी किया था 2009 में, जब हमारा 26/11 का 26/11 का जो अटैक हुआ था। तो अभी 26/11 आने वाला है दोबारा से नवंबर में, उस टाइम पर देखेंगे इस टॉपिक पर क्या कुछ आता है, तब दोबारा NIA को रिपीट करेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। इंडिया में जो UAPA एक्ट था, वो हमारा प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ है। देन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास नेटग्रिड है, और एक ऑपरेशनल हब भी था जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्रिएट किया गया था रैपिड रिस्पॉन्स के लिए टेररिस्ट अटैक में। तो हर एक की अपनी अपनी एक ऑब्जेक्टिव है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं टेररिज्म को, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए। UNOCT, UN का एक ऑफिस है ऑफ काउंटर टेररिज्म। देन TPB ऑफ UNODC, टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच है UN का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को लेकर। FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एंड टेरर फंडिंग को लेकर के काम करता है। देन इंडियाज़ एनुअल रेजोल्यूशन ऑल्सो देयर काउंटर टेरर के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म को लेकर के ना US के ऊपर ना कोई एक डेफिनेशन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कोई कंसेंट नहीं है। नॉट एवरीवन एग्रीज विद द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। और इंडिया ने ये मुद्दा कई बार उठाया भी है कि एटलीस्ट टेररिज्म की डेफिनेशन तो सबकी कॉमन होनी चाहिए। तो इंडिया में टेररिज्म को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहली बात तो, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर है ही, कोई ग्लोबल डेफिनेशन है ही नहीं, यूनिवर्सली किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना वीटो पावर की वजह से उस डेफिनेशन को बार बार चेंज कर देता है। इंडिया बोलेगा कि ये है टेररिज्म की डेफिनेशन, चाइना अपनी वीटो पावर को यूज़ करके बोलेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी भी है। टेररिज्म का जो वेब है, जो पूरा का पूरा जाल है ना, वो फैलता ही फैलता जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर। और अगर हम लोग देखते हैं कि साइबर वर्ल्ड में आने के बाद तो इसमें वेबसाइट टू वेबसाइट, ऐप्स टू ऐप्स, ये चीज़ें एक्सपेंड होती जा रही हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बातें माने और वर्ल्ड बैंक की मांगे,
बात को मानते हैं तो हर साल $4 ट्रिलियन के आसपास तक का एक एस्टिमेट बनता है, जो जिस इतना अमाउंट की जो क्रिमिनल्स होते हैं लॉन्ड्रिंग करते हैं, यानी कि इतना काला धन होता है उसको तरीके से सफ़ेद धन में बदला जाता है और उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। और इसके कारण हमारा पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उस पर दाग लग जाते हैं बहुत सारे। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज पैटर्न है। देन देयर इज़ अनदर थिंग, बायो टेररिज्म। अब बायो टेररिज्म का मतलब कि कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें ना स्मॉल बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिडन होते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट और डिस्चार्ज किए जा सकते हैं एक वल्नरेबल पॉपुलेशन में। जैसे कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वैसे तो कोविड का भी पता चला नहीं है प्रॉपर तरीके से, बट अगर किसी ने इंटेंशनली कोविड को क्रिएट किया होता तो उसको भी हम कह सकते थे कि ये एक बायो टेररिज्म का ही एक इम्पैक्ट है। बट अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट मिला नहीं है कोविड का मेन ओरिजिन का रीज़न क्या रहा था। ये तो पता चल गया था कि ये बैट से आया, चमगादड़ से, बट क्या ये लैब में क्रिएट किया गया था, ये फिर एक्चुअल में बैट से आया था? क्योंकि WHO की तरफ से जब यूनिट गई थी चाइना में रिसर्च करने के लिए, पूरा जान पहचान करने के लिए, तो वो बात 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। साइबर अटैक भी होते रहते हैं। एंड सो आज की डेट में जो डेटा है, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। अब प्रोबेबली अगर हम लोग बात करते हैं 2 डेकेड्स पहले की, यानी कि अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो जस्ट बिफोर द 21st सेंचुरी हमारे पास जो ऑयल था ना, वो बहुत ही एक वैल्यूएबल कमोडिटी की तरह काम करता था, उसके ऊपर सारी लड़ाइयाँ होती थी। बट द मोमेंट वी एंटेड 21st सेंचुरी ना, वो जो ऑयल को था ना, उसको रिप्लेस कर दिया डेटा ने। नाउ द फाइट इज़ ऑन द डेटा। तो डेटा को कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है, उसका टेररिज्म में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक प्रॉब्लम बन जाती है आज की डेट में। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वी कैन क्रिएट अ साइबर डिफेंस मैकेनिज्म। एक होलिस्टिक अप्रोच हमारी हो सकती है। होलिस्टिक मतलब क्या? होलसम, जो संपूर्ण हो, हर चीज़ को कंप्राइज करती हो। हमारे पास एक क्लियर पब्लिक पोस्चर हो सकता है साइबर डिफेंस को लेकर के। देन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मेजर्स, हम लोगों ने ऊपर तो कुछ टॉपिक्स देखे थे, उसमें सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि हम लोगों को यूनिवर्सल डेफिनेशन पे एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है। एंड देन हम लोग कैसे अब इसको फर्दर, इसकी फंडिंग, इसकी स्पॉन्सरिंग को रोकेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? हम लोग मिलिट्री वगैरह में स्पेशलाइजेशन पे काम कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पे काम कर सकते हैं, स्पीडी ट्रायल किए जा सकते हैं, मतलब तेज़ गति से हमको उनका मुकदमा चला सकते हैं। हमारा जो नेशनल क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है उसको और मजबूत कर सकते हैं। टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सकता है। एंड इंडिया ने होस्ट किया था नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव नो आइडिया कि इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में। सो GS3 में ना देखो एक ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मनी को लेकर के आएगा, वरना टेररिज्म को लेकर आएगा, या फिर एक्सट्रीमिज्म को लेकर आएगा, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर आएगा। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये सब में फिट बैठेगा। तो 2023 में एनी वन ऑफ यू इज राइटिंग मेंस एग्जाम, जस्ट नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट लाइन। आपको 100% लाइक 100% बोल रहा हूँ मैं, 99 भी नहीं बोल रहा, 100% यू कैन मेंशन दिस स्टेटमेंट। एक ना एक क्वेश्चन में पक्का फिट कर सकते हो। सो जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, दिस इज वेरी यूनिक स्टेटमेंट। फिर यूथ का एक्सपोजर टेररिज्म में कम करना है। अच्छा, एक मूवी आ रही है आजकल केरला के ऊपर, केरला में 32 समथिंग कुछ करके, मुझे ना नाम याद नहीं है, बट दिस एक्ट्रेस का नाम याद है, हाँ अदा शर्मा करके नाम है। वो कंट्रोवर्सी में चल रही है मूवी का ट्रेलर आजकल। उसमें कुछ बात की जा रही है कि ISIS वगैरह ने ना इंडिया के जो सदर्न जोन है ना पूरा का पूरा, वहाँ से काफ़ी लोगों को, यूथ को रिक्रूट किया था टेररिज्म को लेकर के। तो देख लेना एक बार गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर के कि उस मूवी का ट्रेलर क्या था, उसमें वो बताना क्या चाहते हैं। अगर ये मूवी रिलीज़ होती है, क्योंकि द मोमेंट इसका ट्रेलर आया था काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ गई थी, इवन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और कुछ पब्लिक ग्रुप से उन्होंने भी बोला था। तो यूथ का कैसे एक्सपोजर होता है टेररिज्म के अंदर, उसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन था। तो लेट्स सी किस तरीके से हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारा टॉलरेंस कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें रेडिकलाइजेशन के बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अच्छा, रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रेडिकलाइजेशन को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया था, पर वो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में मेंशन करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है भाई रेडिकलाइजेशन को लेकर के भी। बाकी हम लोग इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ को अगर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा यूथ उस तरफ को नहीं जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोबेबली कुछ 5 से 10 साल पहले ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहता था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर देंगे ना, तो वहाँ का जो यूथ, जो पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट उनको दे ट्राई टू ल्योर देम, उस चीज़ को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इन लोगों के पास जॉब नहीं होती, तो बॉर्डर की उस तरफ से जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट करते हैं, इन लोगों को पैसा दे करके और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन वी कैन डेफिनेटली कर्ब दैट थिंग, एंड दैट इज़ पॉसिबल अगर हम इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ को हैंडल कर लें तो। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो भी कुछ हम लोगों ने बात की थी, डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी वन और द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
तो ऐसा नहीं 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था, दिस इज़ वन क्वेश्चन जो डायरेक्टली इस हेडलाइन से मैच कर रहा है। अदरवाइज टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से लेकर के, और एक नॉन स्टेट एक्टर्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक से आप कुछ बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो अपने एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोदी टू इनॉग्रेट काशी तमिल मीट इन वाराणसी टुडे। तो एक 1 मंथ का इवेंट होने वाला है, ये हमारे GS1 में आर्ट एंड कल्चर से मैच करता है, और कह सकते हो एंशियंट हिस्ट्री से भी मैच करता है, एंशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। तो एक महीने का एक संगमम है वाराणसी में जो कि स्टार्ट होगा, एंड इसमें जो हमारा बहुत पुरानी जो बॉन्ड है नॉलेज का, एंशियंट सिविलाइजेशन का लिंक जो रहा था कंट्री का नॉर्थ एंड साउथ में, जिसमें हम लोग जो खास करके जो द्रविडियन कल्चर था उसको, तमिलनाडु का कुजीन वगैरह को, इन सबको उत्तर प्रदेश में हाईलाइट किया जाएगा। तो अगर आप खुद सोच के देखोगे ना, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, अमेजिंग एक तरीके का संगम होने वाला है। एंड इनॉग्रेशन के अंदर अराउंड 2,500 से 3,000 लोग आएंगे तमिलनाडु से, जो वाराणसी आएंगे 12 डिफरेंट ग्रुप्स में। 8 दिन की आइटनरी बनाई जा रही है वाराणसी के अंदर। हर एक ग्रुप को 2 से 3 दिन के लिए रखा जाएगा वाराणसी में। हनुमान घाट पे ले जाएंगे जो कि गंगा स्नान के लिए बहुत पॉपुलर है, एंड सुब्रमण्य भारती का रेजिडेंस है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट है, फिर वहाँ गंगा आरती होती है, इन सब के ऊपर टूर वगैरह दिया जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो अयोध्या में हमारा पूरा राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, और प्रयागराज का, इन सब के टूर, उनको टूर भी दिया जाएगा, यानी कि प्रपोजल है कि उनको घुमाया फिराया जाएगा। और ये चलता रहेगा, काफ़ी ग्रुप्स में ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। एंड इंटेंशन यही थी कि किस तरीके से दोनों नदर्न साइड का कल्चर को और सदर्न साइड के कल्चर को हम लोग मर्ज कर सकें बीच के। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इवन आप लोग अभी किसी कोई आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आएगा ना, देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस काइंड ऑफ संगमम इन द वे फॉरवर्ड ऑल्सो, कि फ्यूचर में भी हम लोग ऐसा और कुछ रेगुलरली कर सकते हैं। वाई टू डू इट ओनली फॉर द नॉर्थ एंड साउथ, वाई नॉट वी कैन डू समथिंग अबाउट द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑल्सो। ऐसा भी तो कुछ किया जा सकता है ना। और ये फिर ऐसी चीज़ को हम लोग इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडिया का कोई कल्चर हो गया, जर्मनी के साथ कर लिया, कभी जापान का कर लिया हम लोगों ने इंडिया के साथ, इस तरीके से किया जा सकता है। तो कंसिडरिंग यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इससे सजेशन देने होते हैं गवर्नमेंट को। एंड इसमें एक चीज़ और याद रखने की है, तमिल जो है ना, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत इज़ नॉट दी ओल्डेस्ट लैंग्वेज। संस्कृत एक ज़माने में एक्सेप्ट की जाती थी, बट एक्चुअल में जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो तमिल है। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था। सो दिस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड कुछ 2,400 से 3,000 के आसपास लोग आएंगे अयोध्या में, प्रयागराज में। कल्चर ट्रेडिशन साउथ एंड नॉर्थ के, उन सब के ऊपर बातें की जाएंगी। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, उसमें भी बात की गई थी कि हम लोगों को जनरेशन को मॉडर्न, जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है ना, उनको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देनी है कि हमारा 21st सेंचुरी का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, उसमें इंडियन कल्चर और इथोस की क्या वैल्यू है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिंक है काशी का और कांची का। काशीनाथ एक पॉपुलर नेम है तमिलनाडु का, अभी किसी को पता नहीं होगा। काशी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इधर बनारस में, बट काशीनाथ तमिलनाडु का एक नाम है। और दोनों के दोनों सेंटर्स ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। तो एक तो काशी है अपना वाराणसी, और एक है कांची, तो दे बोथ आर नॉलेज सेंटर्स। तो यहाँ लिटरेचर की बात करते हैं तो दोनों के थीम्स काफ़ी सिमिलर से हैं यहाँ, मतलब वाराणसी का लिटरेचर और जो तमिलनाडु का लिटरेचर रहा है। एंड एंशियंट टाइम्स से ही जो हायर एजुकेशन थी ना सदर्न इंडिया में, इट वाज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट ए विजिट बाय द स्कॉलर टू काशी। यानी कि पुराने काल में जब तक कोई व्यक्ति, कोई स्कॉलर यानी कि विद्वान जो था, वो जब तक अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करके एक बार काशी विश्वनाथ, काशी की तरफ नहीं आता था विजिट करने, तब तक कहते थे कि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। फिर बिसाइड द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि तेंकासी में कुछ हंड्रेड्स ऑफ शिवा टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर, उनका नाम काशी है। और इसमें से 18 ऐसे हैं जो सिर्फ चेन्नई के अंदर हैं। जो लोग हैं रामेश्वरम से, वो एक डिप लेते हैं, यानी कि एक गोता लेते हैं कोटी तीर्थ में काशी में जाने से पहले, एंड फिर वो वापस जाते हैं, ब्रिंग बैक, वहाँ से गंगा का जो जल है वो लेके आते हैं, और मंदिरों में, रामेश्वर के मंदिर में अभिषेक के लिए, अभिषेक मतलब तिलक लगाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अवेयरनेस वाली बात है। कभी भी आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर में जब किसी जैसे शिवलिंग वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर जब व्हेन वी पुट द वाटर ऑन दैट ना, हम उसको हिंदी में जल बोलते हैं, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, पानी। तो घर में हम बोलते हैं, घर में ये नहीं बोले कि मुझे जल पीना है, और मंदिर में हम ये नहीं बोलते कि मुझे शिवलिंग पर पानी चढ़ाना है। तो दोनों, द कंसिडरिंग द सेक्रेडनेस एंड द ऑस्पिशियसनेस ऑफ दैट रिचुअल ना, शब्द का प्रोनाउंसिएशन मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है। मंदिर में हम बोलते हैं जल चढ़ाना है,
और घर पे हम लोग क्या बोलते हैं, पानी पीना है। तो ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हम लोगों ने, और एक और जगह पे मेंशन किया गया था कि संस्कृत की लैंग्वेज के अंदर ना कुत्ते को श्वान बोलते हैं, और हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसका एक रेफरेंस मिलता है हंस के साथ। यानी और संस्कृत में एक्चुअली इंपॉर्टेंस ये थी कि किसी भी चीज़ को ना बहुत नेगेटिव सा या फिर बहुत क्रिटिसाइज करता हुआ या फिर इन्फीरियर नहीं दिखाया गया था। संस्कृत लैंग्वेज की ये ब्यूटी थी। तो बस एक एंशियंट हमारे ट्रेडिशन के बारे में एक एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस रहती है कि सेक्रेड चीज़ों के लिए शब्द भी अलग रखे जाते हैं। अब और क्या हिस्टोरिक टाइज है हमारे काशी में और तमिलनाडु के बीच में, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। किंग पराक्रम पांड्या, वो मदुरई का जो रीजन है 15th सेंचुरी में, उस टाइम उन्होंने वहाँ पर रूल किया था एंड वो चाहते थे वहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल बनाना। एंड उन्होंने काशी में ट्रैवल भी किया था ताकि वहाँ से एक लिंग लेके आएंगे, लिंगम। जब लौट रहे थे तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके थे एंड वहाँ पर उन्होंने जब उन्होंने कोशिश की थी ना अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने की, तो एक गाय थी हु वाज कैरिंग द लिंगम, इट रिफ्यूज टू मूव। देन उन्होंने वहाँ पर लिंगम को वहीं पर इंस्टॉल कर दिया था और उसी जगह का नाम रखा गया था शिव काशी। तो जो वो डिवोटी जो काशी जाते हैं ना, तो पांड्यास ने वहाँ पर बनाया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसको हम आज की डेट में तमिलनाडु के साउथ वेस्ट में जो कि तेंकासी है। अब ये रेलेवेंस है, स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, आपको इसमें कुछ याद रखना हो ना रखना हो ये आपकी चॉइस होगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इतने सारे फैक्ट्स हैं, सब कुछ याद रख नहीं सकते। अधिवीर राम पांड्यन, तो इसके बाद में अधिवीर राम पांड्यन जो थे व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम ए पिलग्रिमेज, यानी कि एक तीर्थ से लौट रहे थे काशी के लिए, तो उन्होंने दूसरा शिव टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था तेंकासी में 19th सेंचुरी में। देन संत कुमार गुरुपरा जो हैं, ये जो तोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट से थे। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत बोला, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट ऑफ काशी था ना, उसके लिए कुछ नेगोशिएशन वगैरह की थी कि वहाँ पर एक कॉन्सिक्रेशन किया जाएगा केदार घाट में और विश्वेश्वर लिंगम में, वाराणसी के अंदर ही। उन्होंने काशी कलम्बगम जो कि कलेक्शन है ग्रामर पोएम्स का काशी के अंदर, उसको भी कंपोज किया था। सो कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है और आई थिंक ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से तो इससे बन सकता है। एंड अगर मेंस में आता है आपके GS1 में, देन ऑल्सो यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स टू मेंशन। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से इतने पार्ट को कॉपी करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अलग से सेव कर लेना, जो भी आपके नोट्स हों GS1 के, शायद कुछ बन जाए आपके लिए मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा। अब यहाँ से हम लोग 20th नवंबर के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट श्रीनगर इज़ सेट फॉर 980 करोड़ मेक ओवर। अभी हो क्या रहा है कि जो हिस्टोरिकल और जो कल्चरल कैरेक्टर था ना श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का, और जो कि उनकी समर कैपिटल है, इसमें अराउंड 4000 ईयर्स के आसपास की रिटर्न हिस्ट्री है, उसको पूरे के पूरे को अभी रिवैम्प किया जाएगा। एंड इसको रिवैम्प करने के लिए कुछ 980 करोड़ के आसपास तक का श्रीनगर स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। इसमें वाटर बॉडीज़ हैं, मुगल एरा के गार्डन्स वगैरह हैं और ब्रिटिश एरा के कुछ बॉलवार्ड्स हैं, बंगलोज हैं। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में इन सबको स्टार्टिंग में इनको कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद अर्बन मोबिलिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स वगैरह इन सब पे काम किया जाएगा। इस टॉपिक में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है जानना वो है स्मार्ट सिटीज़ का मिशन क्या होता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2015 में स्टार्ट की गई थी। अब 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं और एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होती हैं। स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, बाकी का जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। बट जब बात होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, तो 100% जो फंडिंग होती है ना, वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो 2015 में जब ये स्टार्ट किया गया था, उस टाइम 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाने का एम रखा गया था, जिसमें इंपॉर्टेंटली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए प्लान किया गया था। इसके अलावा हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है ना, उनको अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनके जो भी एस्पिरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने का प्लान होता है। इसके और क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होगा कि वहाँ पर पहले से कुछ कंस्ट्रक्टेड था, उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया कि वहाँ पर पहले कुछ भी कंस्ट्रक्टेड नहीं था, एकदम खाली ज़मीन थी, उस पर सब कुछ नया बनाया गया है। एंड जो की फोकस रहने वाला है वो है वॉकवेज पे। जो हम लोग जब पेडेस्ट्रियन वगैरह होते हैं ना, तो उसके साइड में वॉकवेज वगैरह भी होते हैं, साइकिलिंग के ट्रैक्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं,
ट्रैफिक मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आप किसी सड़क से जा रहे होते हैं, इसके आसपास में और पैरेलल रोड्स भी होते हैं, एक यहाँ पर रेड लाइट है, एक यहाँ पर रेड लाइट है। तो जब आप इस रेड लाइट पर होते हैं ना, तो ये वाली रेड लाइट सारा डेटा को स्टडी करके नेक्स्ट वाले पर पास ऑन कर देती है, यहाँ से कितना ट्रैफिक आएगा। तो नेक्स्ट वाले के पास डेटा पहले से आ जाता है प्रीवियस के थ्रू कि पिछले 5 मिनट में प्रीवियस ट्रैफिक लाइट के ऊपर इतना डेटा था, इतना ट्रैफिक था, और अब ये इस तरफ को मूव कर रहा है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल होता है। देन इसके अलावा इसका जो असेसमेंट वगैरह किया जाता है ना स्मार्ट सिटीज़ का, उसके लिए हमारे पास एक ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया, ये GS1 में आता है और इसका कनेक्शन जो होता है ना बहुत हद तक ज्योग्राफी से करवाया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। स्टेटस की अगर बात करते हैं ना, तो राइट नाउ जो स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है ना, इसको जून 2020 तक एक्सटेंड किया हुआ है। अभी तक इसमें 140 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPP लिखते हैं, 340 स्मार्ट रोड्स बनाए जा चुके हैं, 78 वाइब्रेंट पब्लिक प्लेसेस बन चुके हैं, 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट्स और 63 सोलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो ये जो डेटा है ना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नोट डाउन इन अ सेपरेट वे। ये इसके अचीवमेंट्स में काउंट होता है। अचीवमेंट्स सो फार, प्लीज़ इग्नोर दिस हैंड राइटिंग, ये स्क्रीन पर लिखना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। स्मार्ट सिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्मार्ट सिटी होती क्या है? तो एज सच कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई नहीं गई है, बट कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कुछ मूल सिद्धांत है, जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं देन इट इज़ अ स्मार्ट सिटी। नंबर 1, कम्युनिटी एट द कोर। तो जब भी कोई प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन की जाएगी ना, उसमें कम्युनिटी को सेंटर में रखा जाएगा। अगर आप लोग शहरों में रहते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं अपनी एक तरीके की प्लानिंग वगैरह करते हैं कि उस एरिया को कैसे डेवलप करना होगा। मोर फ्रॉम लेस, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जैसे एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट बाय आउटपुट के अंदर, और सम पीपल राइट इट बाय आउटपुट बाय इनपुट। कितना आपने इनपुट दिया, मान लो आपने 100 का इनपुट दिया, देन यू एक्सपेक्ट एन आउटपुट टू बी ऑफ 150। तो जितना ज़्यादा ये आउटपुट होगा ना, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। यहाँ पर भी एम यही है कि कम चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो कि सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाती, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उनका यूज़ कर करके हम लोग उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। कोऑपरेटिव एंड कॉम्परेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है। दोनों के बीच में एक रिलेशन रहे, दोनों के बीच में पावर्स का सेपरेशन रहे, और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। तो यहाँ पर भी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाएंगे ना, उसमें इस तरीके का कॉम्पिटिशन बनाया जाएगा कि एक रीजन से लेकर के दूसरे रीजन में, और उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव रीजन होता है, उन दोनों में कॉम्पिटिशन भी हो। कॉम्पिटिशन इसलिए होगा तो दोनों अपनी एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा काम कर पाएंगे, अपने एग्जीक्यूशन पे, अपने इम्प्लीमेंटेशन पे, और कॉर्पोरेशन भी होगा, यानी कि सहयोग भी होगा एक दूसरे का। देन वी हैव इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। इंटीग्रेशन का मतलब भी अगेन होलसम हो गया। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंदर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, देन वी हैव हाई कोर्ट्स होते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट होता है। अभी आपस में सब इंटीग्रेटेड होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो भी मेथड्स होंगे ना, इनोवेटिव मेथड्स। अब इनोवेटिव मतलब किसी नई चीज़ को शुरुआत करना। अब एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इनोवेशन। डिस्कवरी का मतलब वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट हमने उसका अभी पता लगाया है। इनोवेशन का मतलब वो चीज़ पहले एग्जिस्ट करती नहीं थी, हमने उसकी खोज नहीं की है। तो और सस्टेन का मतलब होता है कि जो चीज़ आज की डेट में है और वो लॉन्ग टाइम तक रुकने वाली, फ्यूचर में भी। टेक्नोलॉजी एज ए मीन्स नॉट द गोल। अच्छा, इसके ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर के उसमें टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सही बात है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल करना है ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। देन कन्वर्जेंस, सेक्टोरियल एंड फाइनेंशियल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा होगा स्कूल में, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। जब कन्वर्ज की बात करते हैं, यानी कि एक हमारा ये लेंस होता है, इसमें सारी की सारी जब लाइट फॉल करती है और वो एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज कर जाती है फिर, तो यानी कि हमारे जो भी सेक्टर्स होंगे ना, उन सब के जो फाइनेंसेस होंगे, तो अब सेक्टर कौन से हो सकते हैं? वाटर हो गया, है ना, एंड आसपास में हॉस्पिटल्स हो गए, और रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हो गया, देन सैनिटेशन के लिए हो गया, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। उन सबके जो फाइनेंसेस वगैरह होंगे ना, वो एक बजट से निकलने चाहिए। एम ये रखना है हम लोगों को कि एक जैसे 980 करोड़ का प्लान किया गया है, तो उस 980 करोड़ से डिफरेंट सेक्टर्स में बजट निकलने चाहिए। तो दिस वाज 980 करोड़, यहाँ से अलग अलग सेक्टर के बजट्स निकलते रहेंगे, बट इन दी एंड दे ऑल आर कन्वर्जिंग। और इन सब का कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रहा है? डेवलपमेंट की तरफ, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ। तो ये सब प्लानिंग के तरीके होते हैं। अगर इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, देन वी कैन से इट इज़ अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए ना और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के। एक हमारे पास अमृत है।
अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब ये सब अपने आप में टॉपिक्स हैं, जब ये न्यूज़ में होंगे तो हम लोग इनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, यूएस एंड जर्मनी वांट द एंटिक्विटीज डीलर कपूर एक्स्ट्राडाइटेड। अब एक्स्ट्राडिशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम जब टॉपिक किया था ना, उसमें इंडिया ने डिमांड की थी, ठीक है, नीरव मोदी को एक्स्ट्राडाइट करने की। अभी ये जो टॉपिक हो रहा है ना, इसमें ये पर्सन है, इनका नाम है सुभाष चंद्र कपूर। ये इंडिया में तिरुचि में एक जेल में है। हुआ क्या था, 2012 में ना इनको भारत में ही जेल कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो एंटिक्विटीज़ होते हैं ना, यानी कि जो हमारे पुराने जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, वो इन्होंने इलीगल तरीके से इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की थी, जिनकी जो अमाउंट था वो था अराउंड 94 करोड़ के आसपास तक का। तो इनको पकड़ लिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था 10 साल के लिए, 2012 से 2022 तक। राइट नाउ ये अभी जेल में ही है, क्योंकि इनके ऊपर ना एक फ़ाइन लगाया गया था 4000 रुपीज़ का। इन्होंने फ़ाइन नहीं पे किया तो उनको +3 मंथ्स का जेल का एक्सटेंशन मिला है। अब जब इनका एक्सटेंशन पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद यूएस और जर्मनी ने कहा है कि और भी दूसरे केसेस हैं जिसके लिए हम लोग इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की जब इंडिया एक्स्ट्राडाइट करना चाहता था दूसरी कंट्रीज से, इस बार दूसरी कंट्रीज इंडिया से एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं। तो वी हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन। एक्स्ट्राडिशन एक प्रोसेस के अंदर ना एक स्टेट यानी कि एक देश होता है दूसरे स्टेट से रिक्वेस्ट करेगा कि किसी पर्सन को उसके ट्रायल के लिए मुकदमा चलाना है उसके ऊपर, उसने कोई क्राइम किया होगा उसको, जो कि उनके कानून के अंदर पनिशेबल क्राइम है, जिसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो इसको उसकी कंट्री में भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था एक्स्ट्राडिशन एज डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर ऑफ दोज होम इट इज़ कंसिडर्ड टू डील विद फॉर क्राइम्स of which they have been accused or convicted and are justifiable in the court of the other state। या तो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया हो या फिर इनको ऑलरेडी पनिशमेंट दी जा चुकी हो, दोषी करारा गया हो। अब इसमें वो भी लोग होते हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है बट नॉट येट ट्राइड, इन पर मुकदमा अभी तक चला नहीं है लेकिन क्राइम किया, वो भी इंक्लूड होते हैं। एंड कभी कभी जो लोग कस्टडी से भाग जाते हैं उनको भी ऐड किया जाता है। तो ये सारी के सारी कंडीशंस है, बट अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो यू नीड टू मेंशन द डेफिनेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास ना एक इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का। अब ये दोनों एक्स्ट्राडिशन पर्सन जो इंडिया के हैं एंड फ्रॉम इंडिया, दोनों के लिए सेम ही एक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि एक ट्रीटी होनी चाहिए इंडिया में और दूसरी कंट्री में। एट प्रेजेंट इंडिया के पास एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो मोर देन 40 कंट्रीज़ के साथ है, और हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन का एक एग्रीमेंट भी किया हुआ है 11 कंट्रीज़ के साथ। ट्रीटीज़ में हम लोग बात करते हैं तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को डिफाइन किया गया था इस एक्ट के अंडर ही, एंड कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पर, उन्हीं अपराधों पर अप्लाई होगा जो इस ट्रीटी में मेंशन्ड है। जैसे ये जो एंटिक्विटीज़ को चुराने वाली बात थी, तो ये हमारे उस एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटी के अंदर मेंशन्ड है, इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि इसका एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। अगर नहीं होता ना तो दे कैन नॉट डिमांड। फिर इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी भी अप्लाई होता है, यानी कि जो इंडियन कंट्री है वहाँ पर भी ये जो क्राइम किया हुआ है ये ऑफेंसिव होना चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए, और जिस कंट्री में उसको एक्स्ट्राडिट किया जाएगा उस कंट्री में भी ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस है ना ये पनिशेबल होना चाहिए। जो रिक्वेस्टेड कंट्री है ना, दे मस्ट सेटिस्फाइड कि जो प्राइमिया फेसिया केस बन रहा है ना वो उस ऑफेंडर के अगेंस्ट ही है। ऑफेंडर मतलब जिसने वो अपराध किया है। प्राइमिया फेसिया का मतलब हो गया कि आप पहले ही इंस्टांस में जो पहला इंप्रेशन आपका पड़ता है, जब पुलिस के पास कोई भी केस आता है तो उनका एक पहला इंप्रेशन पड़ता है ना, उनको पता चल जाता है कि भाई ठीक है इस पर्सन ने चोरी की है। तो पहले इंस्टांस के लिए आपके पास कुछ सेटिस्फाइंग एविडेंस होना चाहिए। फिर एक्स्ट्राडिशन शुड बी मेड ओनली फॉर द ऑफेंस विच आर रिक्वेस्टेड। आप ये नहीं कह सकते कि रिक्वेस्ट नहीं की थी और फिर भी हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन कर दिया। आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से जो लीगल नोडल अथॉरिटी होती है ना उसके थ्रू आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तभी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है। एंड एक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, यानी कि पूरा प्रॉपर मुकदमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक्स्ट्राडिशन कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। नो, ही हैज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब इंडिया की साइड से अगर देखते हैं तो नोडल अथॉरिटी क्या है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो भारत के सारे बाहरी विदेशी मुद्दों से डील करता है। उसका काउंसलर पासपोर्ट एंड जो काउंसलर होते हैं फ्रॉम द पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, ही इज़ द नोडल अथॉरिटी। नोडल मतलब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी क्या है। एक्स्ट्राडिशन को हम लोग किसी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन केस में, अंडर ट्रायल केस में, और जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं, अब अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब इस केस में भी जांच पड़ताल चल रही है, ट्रायल का मतलब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और कन्विक्टेड का मतलब इनको दोषी करार दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो इन सभी केसेस में ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो दिस वॉज अबाउट एक्स्ट्राडिशन। हम लोगों ने टॉपिक रिपीट किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एंड टू मेक श्योर कि आपको कुछ चीज़ें याद रहें। एक तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि 40 के आसपास ट्रीटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट वाली डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ये एक्ट का कौन से ईयर का एक्ट है ये, एंड ये जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं
इतना याद रहेगा अगर आपके पास कोई भी मेंस क्वेश्चन आ गया ना, लाइक 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये छोटे छोटे हार्ड। अब देखो ये रिपीट हुआ है, समवन हु इज़ फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव, अभी नया इनिशिएटिव है वैसे तो, बट अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ ना, तो मोस्टली चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आपको स्पेसिफिकली जा करके PDF को पूरा पढ़ना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट टाइम ऑल्सो जब भी टॉपिक आएगा ना फ्यूचर में, आफ्टर 1 वीक अगर ये रिपीट होगा तो वी विल कवर दिस अगेन। इस चैनल के ऊपर जो भी टॉपिक न्यूज़पेपर में 1 सप्ताह के बाद रिपीट होगा ना, उसको हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। Now we have this topic, strategies needed to tackle the antimicrobial resistance। रिसेंटली ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने की बात की गई थी कि कैसे हम लोग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं इस तरह के सीरियस थ्रेट को हैंडल करने के लिए, और क्या रिक्वायरमेंट है नए एंटीबायोटिक्स की, नए मॉलिक्यूल्स और डायग्नोस्टिक्स की। तो एक AMR का डिक्लेरेशन ट्रस्ट है, AMR का डिक्लेरेशन ट्रस्ट है, उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था आर सीक्रेट प्लान्स टू टेम द सुपर बग्स ऑन सैटरडे। एंड एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, जो उनका नाम है रेणु स्वरूप। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना उन सबको एक्सपोज कर दिया है, तो एक बहुत ही स्मॉल पूल है एंटीबायोटिक्स का जिसके कारण ही सारा का सारा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो उन्होंने AMR को एक साइलेंट पैंडमिक की तरह भी ट्रीट किया था, और हमको किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनानी है AMR को टैकल करने के लिए, एल्स हमारे पास काफ़ी सारे सीरियस थ्रेट्स हो सकते हैं जिनको हमें फेस करना होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि AMR क्या चीज़ होती है। एक तो AMR का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल्स। ये जो जनरली हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है ना, उसको फाइट करने में मदद करते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो जब भी आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से आप सफ़र कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब आपकी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल कि आपको मान लो आपको फीवर हो गया है या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपने फूड पॉइजनिंग को लेकर के कोई मेडिसिन ली, बट आपने मेडिसिन ली, वो मेडिसिन आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर बिकॉज ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स अब आपकी मेडिसिन से डरते नहीं है ना, तो अब उस डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा इंक्रीज हो गया उसके स्प्रेड होने का। यानी कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग जब ब्रश करते हैं ना, तो वी यूज़ 1 टाइप ऑफ टूथपेस्ट। तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा समझदार डेंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि आपको ना कुछ टाइम के बाद आपको टूथपेस्ट को चेंज कर लेना चाहिए। लाइक एक बार अगर आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप कोलगेट को रिपीट मत करो, यू शुड स्टार्ट यूजिंग पेप्सोडेंट एंड देन उसके नेक्स्ट टाइम सेंसोडाइन, उसके नेक्स्ट टाइम बबूल वाला, उसके नेक्स्ट टाइम जो भी क्लोजअप वगैरह। जैसे कि उससे क्या होता है ना, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो AMR डेवलप नहीं करते, तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग सम न्यू केमिकल्स। तो पिछले वाले अगर आप रेगुलरली पेप्सोडेंट यूज़ करोगे ना तो वो यूज टू हो जाते हैं, देन दे ट्राई टू ग्रो स्ट्रेंथ विद दैट। तो इसी चीज़ को बोलते हैं AMR। इसका होता क्या है ना, इसके कारण कॉमन इन्फेक्शंस इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी भी होती है वो भी, प्लस में जो बाहर से एक्सटर्नल हम लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हो पाती, और मेडिकल प्रोसीजर को काफ़ी थ्रेट होता है। हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड के ऊपर और खर्चा बढ़ जाएगा, एनिमल हेल्थ के ऊपर भी नुकसान होता है। एंड हमारा जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ को लेकर, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, सी एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स। अब तक प्रॉब्लम क्या चल रही है ना इसके अंदर, कि हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। होलिस्टिक मतलब होलसम ना, रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास कोई राइट नाउ, एंड वन हेल्थ की अप्रोच जो AMR को एड्रेस करे, इसकी अभी तक हमारे पास कमी चल रही है। कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है, एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स भी हम लोग नहीं बना पाए इंडिया के अंदर। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी मैनेज्ड इफ़, तो हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं AMR को हैंडल करने के लिए। AMR के लिए एक वन हेल्थ लीडर्स का ग्रुप है जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO, इन सब ने मिलकर इस ग्रुप को स्टार्ट किया था। WHO का एक ग्लास करके इनिशिएटिव भी है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम। देन एक अवेयर टूल है WHO का एक्सेस वॉच रिजर्व। देन एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी है। दीज आर द थिंग्स जिनको हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। AMR का इंडिया में क्या स्टेटस है? सिंस इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंटीबायोटिक्स का, तो हम लोग इंडिया में AMR को बेसिकली AMR का एपिसेंटर भी इंडिया ही है। एंड हमारे पास जो टॉप 10 प्रायोरिटीज़ है उसमें से एक चीज़ जो है वो AMR ही है। 2012 में इंडिया की जो मेडिकल सोसाइटीज़ थी उन्होंने चेन्नई डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, जिसमें कुछ नेशनल रिकमेंडेशंस दिए गए थे एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप को लेकर। अब देखो चेन्नई डिक्लेरेशन के ऊपर UPSC कैन फ्रेम ए क्वेश्चन,
अभी टॉपिक न्यूज़ में था, कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मे भी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए कल को। फिर हमारे पास इंडिया का एक रेड लाइन कैंपेन भी है एंड एक नेशनल एक्शन प्लान है AMR को लेकर, 2017 से 21 का था। एंड उसके बाद एक सेपरेट शेड्यूल है H1 का, जो कि हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स में ऐड किया गया था। उसके अलावा कि मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए, जानवरों की ग्रोथ के लिए उनको ड्रग्स दिए जाते हैं ना, तो उससे भी AMR इंक्रीज़ होता है। तो गवर्नमेंट ने ना कुछ लिमिट्स लगाई थी कितना ड्रग्स उनको दिया जा सकता है। बाकी कुछ की फैक्ट्स हैं, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। 2019 में भी 1 in the 5 डेथ्स जो AMR में हुई थी वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हुई थी। एंड एंटीबायोटिक डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट विच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन। कुछ 63 नए एंटीबायोटिक्स जो थे वो अप्रूव किए गए थे 1980 से 2000 में, यानी कि 2 डेकेड्स में। और पिछले 18 सालों के अंदर सिर्फ 15 ही नए ड्रग्स हैं जिनको अप्रूव किया गया, क्योंकि AMR इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे हम लोग, एक तो एंटीबायोटिक्स जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका इनजुडिशियस यूज़ होता है। एक तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे को रिक्वायरमेंट है या नहीं। कभी कभी हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना, और आजकल हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हम लोग गूगल से पूछते हैं रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड उसके बाद फूड एनिमल जो होता है, जैसे कि मीट वगैरह ही हो गया, उनको भी कंज्यूम करने से इस चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉल्यूशन इज़ देयर, और हेल्थ केयर के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड ये वाला टॉपिक माइंड मैप से पढ़ना थोड़ा ईजी था, सो दैट्स वाई माइंड मैप से आपको कवर करा दिया। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देयर कैन बी ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेन्स फ्रॉम दिस AMR। ये GS3 में हमारा साइंस एंड टेक वाला टॉपिक है। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, द मैनिपुलेटर्स ऑफ माइनक्राफ्ट। इस टॉपिक में ना एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक पूरा का पूरा जो विलेज था ना, उन्होंने अपना पूरा का पूरा बेस जो था वो शिफ्ट कर लिया था एक प्रोटेस्ट वेन्यू के ऊपर, एक क्वेरी के बाहर में। अब जो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज का मतलब होता है कि जहाँ पर माइनिंग वगैरह की जाती है ना उस एरिया के बाहर, तो उनका ओवर एक्सट्रैक्शन हुआ है। यानी कि एक लिमिट होती है, गवर्नमेंट बोलती है इस लिमिट तक आप लोग यहाँ से जो भी मिनरल वगैरह होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड लोग क्या करते हैं, उसके बियॉन्ड जा करके ना इलीगल माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस इलीगल माइनिंग को ही कर्ब करने के लिए एक रिसेंटली एक पार्लियामेंट्स की एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उन्होंने एक ऑडिटिंग के ऑर्डर दिए थे। उन्होंने इसके लिए ना ड्रोन्स को यूज़ करने की बात की थी कि जो भी वायलेशंस हो रहे हैं ना उनको ट्रैक किया जाए। तो इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअली 2 चीज़ें पढ़ सकते हैं, एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सेकंड होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ना जो नया वाला आया था वो 2020 में आया था, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट अभी राइट नाउ हम लोग सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करेंगे। बट वो टॉपिक मैंने ना, मेरे पास एक लिस्ट है कुछ न्यूज़ आइटम्स की जो पिछले वीक में भी थे। कभी कभी क्या होता है ना कि पुराने टॉपिक्स छूट जाते हैं। आई वॉन्ट टू कीप द लिमिट ऑफ दिस वीडियो अप टू अराउंड 1 hour ओनली, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना चाहता। सो जैसे भी कल के टॉपिक और आज के मर्ज किए थे ना, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो 19th के छूट गए, कुछ हैं 20th के छूटेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक्स न्यूज़ कम आती है, तो इनको मैं वहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ऐसा होता है कि मैं पुराने टॉपिक्स को उठा करके रिपीट कर रहा होता हूँ। तो आज हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी हम कवर करेंगे, मे बी शायद 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा। जिस दिन कम न्यूज़ आएगी ना उस दिन कवर हो जाएगा। और अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ना रिसेंटली 100 साल पूरे भी हुए थे। तो 3 फाइनेंस की कमेटीज़ होती हैं, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है एस्टीमेट्स कमेटी। अब पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज वगैरह होते हैं ना, वहाँ आर्टिकल 105 से इनको अपनी अथॉरिटी मिलती है, और आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है कि अपने खुद के बिजनेस वगैरह के लिए वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो 1928 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बनाया गया था, एंड पहली बार इसके बारे में शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। इसको बोलते हैं मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका मेंस में, प्रीलिम्स में, क्योंकि 1921 तक 100 साल हो चुके हैं। तो ये हर साल एक कंडक्ट की जाती है ना, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट के अकॉर्डिंगली इसको हर साल बनाया जाता है। चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। इंपॉर्टेंट ये है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, ये डिसीजंस नहीं बना सकती। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनका काम होता है कि जो भी लॉ होगा, जो भी स्कीम्स होगी, उनको एग्जीक्यूट करना, टू मेक डिसीजंस ऑन देम। बट जो हमारा लेजिस्लेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव नहीं होता, उनका काम होता है ड्राफ्ट करना। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ कमेटीज़ वगैरह होती हैं, वो सिर्फ सजेशन दे सकती हैं कि भाई ऐसा कर लो, हम एक एडवाइस दे रहे हैं आपको।
तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 15 मेंबर चूज़ किए रहते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से, और इनका सिर्फ 1 साल का टर्म होता है। इनका पर्पज़ क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ना किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिमांड की जाती है पैसे की कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, उन सबकी स्क्रूटनी वगैरह करना, है ना। फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो भी सम्स वगैरह ग्रांट किए जाएंगे बाय द हाउस टू मीट द एक्सपेंडिचर, एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स होते हैं, उन सबको अप्रोप्रिएशन चेक करना। तो इनको लगता हो किसी किसी चीज़ में कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स वगैरह को अलॉट किए जाते हैं वो भी इनके सामने रखे जा सकते हैं, उस कमेटी वाली चीज़ें। तो कैग की जो रिपोर्ट्स होती है ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, कमेटी एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह को, एक्सपेंडिचर वगैरह कितना होता है उन सबको। उसके अलावा कभी कभी इनको लगता है कि किसी प्रोसीजर को डिफेक्ट चल रहा होगा, उनको भी ये लोग एग्जामिन करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो पार्लियामेंट का जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है ना, उसमें इट्स मोर अबाउट की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, लॉज को स्क्रूटनाइज करना, उनकी स्टडी करना, गवर्नमेंट क्या एग्जीक्यूट कर रही है, पब्लिक की डिमांड क्या है, क्या वो डिमांड्स फुलफिल हो पा रही है, नहीं हो पा रही हैं। तो मेंबर्स ना अपने अपने एक्सपर्टीज़ डोमेन के अकॉर्डिंगली एंगेज करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, एक दूसरे के मैटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस बना के रखना, एक सहमति बना करके चलना, ऐसा फोरम प्रोवाइड करना जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में डिस्कस कर सकें। एंड ये जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, जब सेशंस टेलीवाइज होते हैं तो एमपीज जो होते हैं दे स्टिक टू द पार्टी पोजीशंस ऑन मोस्ट मैटर्स। मोस्टली मैटर्स के ऊपर हमको दिखाई देंगे कि एमपीज जो होते हैं अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे, बट कमिटीज़ की जब सिटिंग्स होती है ना, तो जनरली ऐसा देखा गया कि वो मुद्दे के ऊपर बैठते हैं। इट हैज़ बीन ऑफ्टन ऑब्जर्व कि कमिटीज़ के अंदर मेंबर्स अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करें, अच्छी बात है, ना करें तो भी वो मैटर को ज़्यादा देखते हैं कि ये मैटर कंट्री के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। तो इसलिए कमिटीज़ में वो लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं, हल्का सा, ऐसा नहीं परमानेंट ही ऐसा होता है। डेफिनेटली अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अपनी रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन में है तो जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। बट मोस्टली देखा गया कि वहाँ पर कमेटीज़ जो होती है ना बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, और इनका काम होता है रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना एंड उनकी रिकमेंडेशन भी देना। अब वो एक्सेप्ट होती हैं रिकमेंडेशन या नहीं, इनका कुछ कह नहीं सकते। इसी के बेसिस के ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है, जिसमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन पर कितना एक्शन लिया है। अब इश्यूज़ क्या है इन कमेटीज़ के साथ में ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट का थोड़ा सा वीक होता जा रहा है, क्योंकि पावर का फ्यूजन हो जाता है पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव क्या, जो कैबिनेट हो गया वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करता है। उनका काम ही होता है गवर्नमेंट स्कीम्स को प्लान करना भी और उनको फिर एग्जीक्यूट भी करना विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अब ये होता क्या है ना कि पावर दोनों की फ्यूज हो जाती है। जो वो पर्सन जो लॉ को बना रहा है ना वही एग्जीक्यूट भी कर रहा है। तो हम लोगों ने जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट किया था उसमें था कि कोई एक सेलेक्टेड ग्रुप जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो बनाएंगे एंड देन एक प्रॉपर एक सेक्शन क्रिएट किया जाएगा जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती है ना सर्कमवेंट करती रहती हैं, है ना, बहुत सारे सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन जो कानून होते हैं ना उसको कारण हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र जो वीक हो रहा है। एनफोर्सिंग द ब्रूट मेजॉरिटी, हमारी कंट्री के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि जो बिल होगा कमेटीज़ को भेजा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये चेयर जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में और जो राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है कि उनको किसी बिल को किसी कमेटी के पास भेजना है या नहीं भेजना है। अब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर दे दी जाती है ना चेयर के पास जो स्पीकर होते हैं फिर लोकसभा, इसके कारण लोकसभा में बहुत बार रूलिंग पार्टी जो होती है वो मेजॉरिटी के साथ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर देती है। ऐसे काफ़ी सारे एक्ट्स वगैरह रहे हैं पास्ट के अंदर जिनको कमेटीज़ के पास स्क्रूटनी के लिए नहीं भेजा गया, उनको डायरेक्ट पास कर दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, सिंस पार्लियामेंट जो है हमारी डेमोक्रेसी में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के सारे टास्क के ऊपर कंडक्ट के ऊपर चेक रखती है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट इफेक्टिवली फंक्शन करे। ऑल्सो जो भी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे जो कानून होते हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के इट्स इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे बिल्स की स्क्रूटनी हो। एंड अगर हम लोग सर्कमवेंटिंग करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वगैरह की तो हमारी जो स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की वो वीक होती चली जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी के टॉपिक कुछ हैं और भी टॉपिक्स, हम उनको भी कवर करेंगे, मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगा। मेरे पास लिस्ट बनती रहती है, वो नेक्स्ट 2-3 दिन में कवर होते रहते हैं सारे टॉपिक्स।